राजू भारतवासी हमारे साथ जुड़ गए होंगे, तो उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा। राजू भाई, राजू भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी, कृपया अपनी बात रखेंगे। आज के मुख्य वक्ताओं में से आप हैं, तो जो है आपसे निवेदन है कि इस विषय पे अपनी बात रखेंगे। राजू जी के बारे जी में कि वो सफाई कर्मचारी आंदोलन के राज्य संयोजक है वो, और काफ़ी वो सफाई कर्मचारियों को मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं। जी सर, आप सभी ने मुझे इतना सम्मान दिए। आप सभी का जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम। जय भीम। सर, ये आज जो विषय को लेकर इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है, ये हकीकत में एक महत्वपूर्ण बात ही कहा जा सकता है इसको, कि चंद्रयान में जब चंद्रयान भेजा गया है, तो वहां पर ही जब उनके वैज्ञानिकों ने ऐसे पता नहीं कई सालों से या कई सालों के संघर्ष से उन लोग ने उस यंत्र को बनाया, उस मशीन को बनाया जो चंद्रमा तक पहुंची। उसी तरह से जो भारत देश में जो सीवर सेप्टिक टैंक में घुसकर जो एक मानव बल से सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई कराई जाती है, उसके लिए भी हमारे जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आंदोलन के जो राष्ट्रीय संयोजक जी है माननीय बैजवाड़ा विल्सन जी, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और माननीय बैजवाड़ा विल्सन जी ने 2014 में 2013 उसके पहले से बोला जाए तो वो काफी समय से इस महिला प्रथा के विषय को लेकर एक कठिन परिस्थितियों में उन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके बाद माननीय बैजवाड़ा विल्सन जी द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उसमें भी उस याचिका दायर करने के समय भी उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब कभी हम दिल्ली में मीटिंग हो रही है तो साहब हमको अपने आंसू जब अपनी बातों को बताते तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाता है कि उन्होंने किस तरह संघर्ष करके सुप्रीम कोर्ट में केस को जीते। और जब ये केस जीतने के बाद जब ये एक कानून बना 2013, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? कंटिन्यू कीजिए। साफ आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी। तो 2013 में उन्होंने एक कानून बना, हाथ से मैला साफ करने, मैला ढोने वाले के उनके पुनर्वास और प्रतिषेध के लिए नियम बनाया गया। इतना सख्त और मजबूत कानून होने के बावजूद भी ना ही उसको कांग्रेस ने कभी गंभीरता पूर्वक लिया, ना ही बीजेपी ने कभी गंभीरता पूर्वक लिया। कांग्रेस के शासनकाल में थोड़ा बहुत रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन जब से मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने, तो जैसे ही 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, उस सबसे पहले काम यही किए कि सफाई कर्मचारियों के जितने भी नियमित पद थे उनको समाप्त कर। अब वो समाप्त होने के बाद सीधा सभी राज्यों में एक आदेश पारित कर दिया गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत में सफाई कर्मचारियों के नियमित पद को समाप्त किया जाता है। अब इस पद पे ना कभी नियुक्ति होगी, ना इनको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, ना ही इनके परिवार का किसी तरह से पालन पोषण सही ढंग से हो पाएगा। एक सफाई कर्मचारी जो नियमित पद में रहते हुए 35 से 40 हजार रुपए जब उनको वेतन मिलता था, तो वो कर्मचारी धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा था, उनके जीवन स्तर में सुधार की स्थिति आ रही थी। ये सब चीजें पता नहीं माननीय मोदी जी के दिमाग में क्या था। वो मैंने उनका एक वीडियो भी सुना था कि मानव मलमूत्र को साफ करना ये एक धर्म की प्रथा है। अरे भाई, ये कौन सी ऐसी धर्म की प्रथा है कि जहां पर हमको मानव मूत्र साफ करना पड़े? मैं ऐसे धर्म को तो विश्वास नहीं करता।
लेकिन आने वाले समय में जहां तक मेरे को याद है कि 2014 या 15 या 16 में जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, माननीय आदरणीय संजू कुशवाहा साहब जी ने मुझे इस प्लेटफार्म तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे सफाई कर्मचारी आंदोलन का राज्य संयोजक बनाने में अगर किसी का भरपूर योगदान है तो वो माननीय संजू कुशवाहा जी का, जिनको मैं अपने दिल से गुरु मानता हूँ और आगे भी मानता रहूंगा। और कभी ऐसा कुछ होता भी है तो मैं आदरणीय कुशवाहा जी से सलाह मशवरा भी करते रहता हूँ और मुझे गाइडलाइन भी देते रहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सीवर और सेफ्टी के टैंक में छत्तीसगढ़ में अब हम काफी जगह पे इस चीज को देखते हैं और देखने के बाद जब इसको हम यहाँ के शासन प्रशासन से लिखा पढ़ी करते हैं कि भाई इस क्षेत्र में ये सीवर सेफ्टी टैंक में काम हो रहा है, ये सीवर सेफ्टी टैंक में जो काम हो रहा है इनके लिए सुरक्षा उपकरण सुरक्षा उपकरण दिया जाए। तो शासन प्रशासन तक हमारी बात तो जाती है, लेकिन हमारी बात को उतनी गंभीरता से शासन प्रशासन भी नहीं मानता। मैंने कई बार शिव कुमार डहरे जी जो नगरीय प्रशासन मंत्री थे उनको आवेदन दिया, उनके पास जाके बैठा, उनसे बातें किया। उन्होंने मेरे सामने मैं जो भी आवेदन दिया वो ऊपर फॉरवर्ड जरूर करते, लेकिन मंत्रालय में जाने के बाद वो काम धीमी गति से हो जाता है। अगर उसी काम को तेज गति से अगर लिया जाए तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर बहुत बड़ी जो सीवर सेफ्टी टैंक की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। अभी मैंने नगर निगम में गया, नगर निगम के महापौर से मिला और उसके बाद वहां जितने भी आयुक्त आए उनसे मेरी चर्चा हुई। उन सब से चर्चा होने के बाद मैं लगातार इस बात को बोलता रहा कि सर ये जो सीवर बने हुए हैं उसमें कई बार हमने देखे कि एक मानव को बिना सुरक्षा के आप उसको नाली में उतार देते हो। सर ये कहाँ की बात है? मैंने वीडियो बनाकर महापौर को दिया है, कमिश्नर को दिया है, यहाँ तक कि नगरीय प्रशासन मंत्री जी को दिया है। मतलब सर ये चीजें बंद होना चाहिए। हालांकि मैं जब तक मेरे से जितना हो सकता है मैं अपने ढंग से काम करने की कोशिश करता हूँ। अब बाकी शासन प्रशासन तो जानते हैं कि शासन प्रशासन कभी भी सफाई कामगारों के हित के लिए कभी सोचे ना कभी सोचेंगे नहीं जितना। और दूसरी बात यह है, बीच में एक क्या बोलते हैं सरगांव के पास एक सफाई कर्मचारी की सीवर सेफ्टी टैंक में डेथ हो गई थी। उसके लिए उसके 10 लाख के मुआवजे के लिए मेरे को इतना संघर्ष करना पड़ा। अति संघर्ष के बाद उसको मैं 10 लाख मुआवजा दिलाने में सफल तो हो गया। उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में साफ सीधा लिखा हुआ है कि 1993 के बाद जितने भी सफाई कर्मचारी की मौत या जो भी मानव बल की मौत अगर सीवर सेफ्टी टैंक में हुई है तो उन सभी परिवार के आश्रित को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। मैं शासन को 15 से 20 ऐसे प्रकरण दे चुका हूं कि सर ये इनका सीवर सेफ्टी टैंक में डेथ हो गई है, इनके आर्थिक परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन ने आज तक उनको नहीं दिया। सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है, वो भी सरगांव के व्यक्ति को, बाकी किसी भी व्यक्ति को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से घोषणा किए थे कि कोरोना वायरस जब चल रहा था उस कोरोना काल के दौरान अगर किसी भी सफाई कर्मचारी की डेथ होती है तो उसके परिवार के सदस्य को 50 लाख का मुआवजा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 3 सफाई कर्मचारी की डेथ कोरोना काल में हुई। मैं सारी रिपोर्ट, उनके मेडिकल रिपोर्ट, उनकी सारी मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल से जितने भी उनके दस्तावेज थे सबको मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा। प्रधानमंत्री कार्यालय भेजने के बाद मैंने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को भेजा, छत्तीसगढ़ शासन को भेजा, लेकिन आज तक हम लोग को संघर्ष करते करते ये लगभग अब 19 से 20 से ये 23 लग गया है। अभी तक किसी भी परिवार को 50 लाख का मुआवजा नहीं मिला है। मैं जब नगरीय प्रशासन मंत्रालय गया कि सर अभी तक मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर भेजा था
तो उसका कोई जवाब आया आया क्या? तो वो मेरे को बोलते हैं हाँ भाई वहां से जवाब तो आया है, लेकिन मौलाना साहब जो जवाब आ चुका है तो भाई उनको 50 लाख का मुआवजा देने में क्या परेशानी हो रही है? आप लोग अपनी जेब का तो नहीं दे रहे हो भाई। प्रधानमंत्री जी का घोषणा ही है तो। हेलो राजू भाई कंटिन्यू। जी 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 जी। तो जब मैंने वहां मंत्रालय गया, मंत्रालय जाने के बाद मैंने बोला सर कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय से लेटर आ चुका तो आप देते क्यों नहीं हो? तो उनका सीधा सा जवाब है कि भाई मुआवजा छत्तीसगढ़ शासन नहीं देगी, अगर मुआवजा इनको केंद्र शासन देगी, तो जब तक केंद्र की तरफ से पैसा नहीं आएगा आप आवंटन कैसे करेंगे? तो सफाई कर्मचारियों के बारे में किसी कोई भी शासन हो, चाहे वो कांग्रेस की शासन हो चाहे वो बीजेपी की शासन हो, कोई भी शासन नहीं चाहता कि सफाई कामगारों का विकास हो, उनकी उन्नति हो, तरक्की हो, प्रगति हो, कोई भी सरकार नहीं चाहता। और प्लस अब साहब मैं क्या बताऊं, आप सब तो एक शासन से जुड़े हुए हैं और सब अच्छे अच्छे पोस्ट में, मुझसे भी ज्यादा आप लोग जानते हो। बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। राजू भारतवंशी जी। जी और सर। आपने उन समस्याओं, जमीनी समस्याओं को बताया जो हमारे साथी फेस कर रहे हैं सरकार के नियमों में होने के बावजूद। तो निश्चित रूप से इस पे एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और जो है हम लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और जो हम कर सकते हैं वहां शुरू करके सड़क तक उतरना चाहिए और जी उतरेंगे भी। तो जी सर। हमारे साथ बैजवाड़ा विल्सन जी शायद जुड़ चुके हैं, तो मैं उन्हीं को, मुझे बताया गया था कि वो लगभग 15 मिनट का समय उन्होंने चाहा है। हम तो आधे घंटे का चाहेंगे कि कम से कम आधा घंटा वो बोलें। तो आदरणीय बैजवाड़ा विल्सन साहब को मैं इनवाइट करता हूं अपनी बात रखने के लिए। सर जय भीम सर, ये बहुत अच्छा काम है, सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गया एक अच्छा विषय पे बात करने के, और मुझे भी एक मौका मिला। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि ये तो अभी देश पे ये सीवेज एंड सेप्टिक टैंक का मौत हो रहा है, इस पे चर्चा कहीं भी नहीं हो रहा है। दूसरा बात है वो पार्लियामेंट पे मंत्री आके कितने लोग ने मर चुका पूछने के बोलने के समय वो कह रहा है डायरेक्टली 1 साल का अंदर, पहले कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग वजह से कोई भी नहीं मरा, आफ्टर 1 हफ्ते के बाद फिर आके वो कहते हैं महिला मैनुअल स्कैवेंजिंग से नहीं है, सीवेज और सेप्टिक टैंक पे 7 लोग ने मर चुका 1 साल का अंदर। ये पार्लियामेंट पे कहा। आपका सबका जानकारी है, आपका सबका जानते हैं, अभी तक हमारा का 1 साल का अंदर हमारा पास डेटा है 58 पीपुल डाइड, 58। अगर 58 पीपुल मरने के बावजूद सरकार का गिनने के भी मुश्किल हो जाते हैं क्या? हम जिंदा हुए तो कितने सफाई कर्मचारी है देश का अंदर, ये पहचान करने के काम कम से कम अभी 25 साल से एक बार भी पूरा नहीं कर रहा है। 25 साल से घुमा के ये एक बार बोलेगा हमने स्टैट्यूटरी टाउन्स का सर्वे करेगा, दूसरा बार बोलेगा हम गांव का सर्वे करेगा, एक बार बोलेगा हम लोग शहर का करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आखिरी पर नहीं बताया आज तक ये देश का अंदर साफ सफाई करने वाला, ड्राई लेट्रिन साफ करने वाला कितने लोग हैं, सरकार का पास आंकड़ा नहीं है। जंगल पे कितने बाघ हैं और कितने शेर हैं, उनका पास आंकड़ा है। इस पे कितने मेल है फीमेल है, वो भी आंकड़ा है उनका पास। बट ये देश पे सफाई कर्मचारी कितने हैं, उनका पास आंकड़ा नहीं है। नो डेटा बोलते हैं, जैसा ठीक है, जिंदा हुए तो नहीं दिया। हम मरने के बाद अगर कोई भी देश का अंदर कहीं भी मर जाएगा, एनसीआरबी रिकॉर्ड पे होते हैं, एनसीआरबी रिकॉर्ड पे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो पे क्यों हमारा मौत का डेटा नहीं होते हैं? रोड एक्सीडेंट का दे रहा है और बस एक्सीडेंट का दे रहा है और कोई अटैक से कितने लोग ने आत्महत्या है, सब डेटा उनके पास है। बट सफाई कर्मचारी कितने लोग
गटर का अंदर डाल के घुसा के मार डाल दिया, वो डेटा उनका पास नहीं है कह रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। सरकार से हमने लड़ना, हमने उनसे पार्लियामेंट पे माफी मांगना। वो लोग ने क्या कर रहा है, वो लोग अभी कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया पैसा खर्च कर दिया स्वच्छ भारत पे। स्वच्छ भारत खत्म होने के बाद 5 करोड़ टॉयलेट बनाया बोल रहा है। आप कितने टॉयलेट बनाएंगे, कितने लोग का वो जाना, वो सारे 30 का क्या करेगा, ये आपका मर्जी है, आपका काम है, आप करो। बट सफाई का काम किया, उनका बाहर आने महिला है कम से कम 12 से 16 साल से देश भर पुनर्वास के लिए इंतजार कर रहा है। उनका एक पैसा भी देना, ये सरकार का पास पैसा नहीं है। टॉयलेट बनाना उनका पास अभी भी 2 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया। 2 लाख रुपया खर्च करके आज वो क्या बोल रहे, स्वच्छ भारत ने बनाया। सारे लोग बोलते हैं आप क्या करेगा, आपका दुकान बंद करो, आप क्या लड़ेंगे। हमारा प्रधानमंत्री ने, हमारा सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कहाँ किया? कोई वो एक सफाई कर्मचारी महिला का पुनर्वास किया? आप सरकार ने क्या उनका एनएसकेएफडीसी स्कीम पे 1 लाख से लेके 25 लाख तक देगा। कैन दे शो दैट इवन ए वन सिंगल पर्सन का दिया? एक व्यक्ति का पूरा देश पे 25 स्कीम रख के हमारा का सबका बेवकूफ बनाना कोशिश कर रहा है। दूसरा बात है, अभी 5-6 साल से वो बजट हर साल गाट रहा है, गाट के सारे खत्म करके ये साल स्कीम ही उठाया, स्कीम ही है नहीं, 0 बजट है। पुनर्वास कहां से करेगा? अभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड और जम्मू कश्मीर और अलग अलग राज्यों पे हाथ से ड्राई लेट्रिन पे, शुष्क शौचालय पे 30 उठाने के काम हो रहा है। 75 साल हो गया। हम बोलते हैं अमृत वर्ष, अमृत वर्ष। क्या अमृत वर्ष है? ये देश का नागरिक हाथ से मैला उठाए तो अमृत कहां से आया? क्या अमृत है ये अमृत? ये सारे चीजों पे हम लोग ने बिल्कुल ये इकट्ठा होना, ये सरकार से हम लोग ने पार्लियामेंट पे, ये प्रधानमंत्री, ये समाज से माफी मांगना जरूरी है। ये पैसा का बात नहीं है। हम क्यों मरना? क्या एक टेक्नोलॉजी नहीं होते है देश के अंदर? एक दिन का वो ये हमारा देश का 20,000 लाख करोड़ ऑफ द रुपीस खर्च करते हैं सारे। हमारे का पूरा देश का स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे लोग मिला के 72 to 73 लाख करोड़ रुपीस एक साल पे खर्च होते हैं। क्या कहा हो रहा है पैसा? पैसा नहीं है नहीं कह सकते, पैसा तो है, पैसा उनका पास है, पैसा खर्च हो रहा है, बट कहा जा रहे हैं 1 घंटा का ये देश पे कितने खर्च बजट होते हैं? 1 घंटे का 600 से 700 करोड़ रुपया। जस्ट 1 hour all the state and central governments they are spending 600 to 700 crores। क्या हमारा पुनर्वास के लिए एक योजना बना के एक पैकेज अनाउंस करना नहीं होते हैं? क्यों टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा है? क्यों अपना लोग का ऐसा मार डाल रहा है? कितने उम्र है मरने वाला का उम्र देखो। अभी हम लोग ने एनालिसिस किया, सारे लोग 23, 24, 25, अगर मुश्किल से 30 साल। क्या देश है? क्या सोच रहे हैं ये लोग? क्या हम आजादी भारत पे हैं या और कहा है? सो ये सारे लार्जर क्वेश्चन है। ये रिहेबिलिटेशन का पैसा का नहीं है। भारत सरकार ने कानून बनाया, कानून का लागू करना हर व्यक्ति का, मतलब पर्टिकुलरली ये देश पे कितने ब्यूरोक्रेसी है, सारे डीएम, डीसी, कलेक्टर उनका जिम्मेदारी है, सारे पुलिस स्टेशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनका सबका ये जिम्मेदारी है। क्यों वो नहीं कर रहा है? दे हैव नॉट फाइल्ड इवन ए सिंगल केस। 1993 पे कानून आया, अभी कहाँ है? 2023 पे है हम लोग। 93 से लेके 2023 तक नॉट देख उनका एक केस भी अभी तक नहीं डाला किसी का भी। क्यों? क्या किया? सफाई का काम करने अपना बहन का, हमारा भैया का, उनका खिलाफ ये केस डाल रहा है। कौन ये 30 उठवाया? उठाना उनसे कोई केस नहीं है।
क्यों? ये तो है ना, कानून कहते हैं ना, कोई भी किसी से भी ये काम करवाए तो उनका दंडना, उनका सजा देना। किसका सजा दे रहा है ये लोग? क्या क्यों? सफाई कर्मचारी कम्युनिटी मतलब वो लोग सोच रहे हैं कुछ भी कर सकते। मैं अभी हमारा हम इतने लोग, सारे लोग हैं बुद्धिजीवी, अपना समुदाय का सपोर्ट करने वाला भी है, हम सारे मिलना अभी 28 अभी अगले सोमवार जंतर मंतर पे हम भी एक धरना कर रहे हैं। झूठ बोलना बंद करो, हमें मारना बंद करो, हमारा इज्जत से जीने के हमारा का अधिकार है। छुआछूत बंद होना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का एक दृष्टि है, उनका विचारधारा से हमारा का सबका मुक्ति मिलेगा। हमारा का कोई मुक्ति दाता कोई नहीं दे रहे, दान कोई जरूरी नहीं, ये हमारा हक है। हमारे हक के लिए हम सारे मिला के लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम बिल्कुल जीतेंगे। जय भीम सर। सब मैडम भी होगा, मैडम सर सबका जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद बैजवाड़ा विल्सन साहब। आपने बिल्कुल सही बात कही है। सरकार लगातार झूठ बोल रही है, झूठे स्टेटमेंट दे रही है, संसद तक में दे रही है कि कोई सफाई कर्मचारी नहीं मरा। ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जो हम रोज देख रहे हैं, हमारे सामने जो घट रहा है उसको डिनाई कर रही है सरकार। तो ये झूठी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। और यदि ये ऐसा कर रही है तो हम सबका दायित्व है कि इसे उखाड़ फेंकें। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने व्यस्त समय में से सफर में रहते हुए आज हमारे लिए समय निकाला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे साथ में संजीव खुशशाह जी हैं, उन्हें इनवाइट करता हूं अपनी बात रखने के लिए। संजीव खुशशाह लेखक हैं, सफाई कामगारों के इतिहास पर उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है जो हम सबको पढ़ना चाहिए। और अदर बैकवर्ड कास्ट पे भी उनकी किताब है, भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग। और लगातार डीएमए चैनल वो चला रहे हैं, उसका संपादन करते हैं। उन्हें मैं बहुत आदर के साथ इनवाइट करता हूं अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सर। जय भीम। आप सभी को मेरा जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। देख रहा हूँ राजू भाई आपका जो है माइक ऑन है, तो कृपया माइक जो है बंद कर लें। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप सबको? हाँ जी, बहुत साफ है। कुमार साहब का भी माइक ऑन है। सर कृपया अपना माइक ऑफ कर लेंगे जी। तो ये जो घटना घट रही है, इसको आज मैं बहुत सारे न्यूज़ जो है वो देख रहा था। सोशल मीडिया में जो न्यूज़ आते हैं, जो सफाई कर्मचारियों के मौत के बारे में, खासतौर पे जो शिविर पे जा कर के इस तरह से मौत हुई है, उसका मैं वीडियो देख रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ और जानकारी मिली कि हर सप्ताह एक सफाई कर्मचारी जो है वो मारा जा रहा है। अभी पिछले 5 साल का ये डाटा है। आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। और जैसा कि आदरणीय बैजवाड़ा विल्सन जी ने भी बताया कि शेर का डाटा है, कितना फीमेल है, कितना मेल है। मैं तो ये कहता हूं कि कुत्ता बिल्ली का भी डाटा है गवर्नमेंट के पास में। कितने कुत्ता है, कितना बिल्ली है, कितना घोड़ा है, कितना गाय है, सबका डाटा है। लेकिन सफाई कर्मचारियों का डाटा नहीं है। और डाटा नहीं होने के कारण उसके लिए ना कोई स्कीम है, ना कोई प्रोग्राम है, ना रिहैबिलिटेशन का कोई योजना है। और जबकि साथियों मैं बता दूं कि 2013 में ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट पास हुआ, जिसमें 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है। जो इस तरह से मारा जाता है अगर कोई व्यक्ति सुख शौचालय में काम करते हुए
उसका प्रावधान है, घर मकान देने का भी प्रावधान है, दूसरी नौकरी देने का प्रावधान है। साथ में ऐसे व्यक्ति जो कि इस तरह से काम करवा रहे हैं, चाहे वो म्युनिसिपल ऑफिसर हो या कोई प्राइवेट आदमी हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, अगर इस तरह से कोई काम करवा रहा है कि किसी व्यक्ति को शिविर में जाने के लिए बाध्य कर रहा है, तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है, दंडनीय अपराध इसको बनाया गया। लेकिन आप देखिए कि कहाँ किसी ऊपर कार्रवाई होती है। निश्चित रूप से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। अब मैं बता दूं कि न्यूज अभी मैं देख रहा था, उसमें दिया हुआ है कि जो सेफ्टी टैंक में घुस रहा है उसको 300 रुपए मिलते हैं। 300 रुपीज के लिए उसने अपना जान गंवा दिया। आप देखिए छत्तीसगढ़ में एक लेबर को बुला करके आप दिन भर काम करवाएंगे तो वो 300 रुपये में नहीं मानता है। वो 300 रुपए में पूरा झोला भर के सब्जी भी नहीं आती है। आप समझ लीजिए कि कितनी दिक्कत है, मैंने क्या दुर्भाग्य है। हम ये कैसा स्वर्ण जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये शर्म की बात है। साथियों, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा में हम चले गए 3.5 लाख किलोमीटर ऊपर। दूसरी तरफ हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम जो है 10-20 फीट, भाई सेफ्टी कितना गहरा होगा, 20 फीट 50 फीट होगा, उससे ज़्यादा गहरा नहीं होगा। लेकिन वहाँ तक मशीन आप पहुँचाने की नियत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मशीन नहीं है, मशीन है। आंध्र प्रदेश में ऐसी मशीनें यूज़ की जा रही हैं और उस मशीन को नगर निगम रायपुर में ट्रायल करने के लिए मंगवाया 2 मशीन। ये जो पेट्रोल टैंक जैसा एक बड़ा ट्रक होता है और उसमें वो मशीन लगी होती है। वो जहाँ भी सीवर को साफ करना रहता है, बड़ा लंबा पाइप होता है, वो सक्शन जो शक करके उसको निकाला जाता है। उसके जो मैला है उसको टैंक में डाल दिया जाता है और डालने के बाद में उसको फिर वो उसको प्यूरिफिकेशन वगैरह ये सब करने की प्रक्रिया में उसको लगा दिया जाता है। तो समस्या ये नहीं है कि उसका टेक्नोलॉजी आया कि नहीं आया। हम लोग जरूर बोलते हैं ये बात, और बोलना भी चाहिए। एक नैरेटिव तैयार होना जरूरी है कि चंद्रमा में पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, लेकिन दूसरी ओर हमारे पास सीवर लाइन को साफ करने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं। दरअसल दिक्कत क्या है साथियों? दिक्कत यह है कि हमारे जो सवर्ण नेता हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो इस तरह के कामों में जो लगे हुए हैं, चाहे वो निगम के हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे वो रेलवे के हो, केंद्रीय शासन के हो, इन लोगों में ये नियत ही नहीं है कि हम उसकी सफाई जो है मशीन से करें। उनको लगता है कि इजीली अवेलेबल है, और ऐसे भी दलितों की जो है जिंदगी का तो कोई मोल नहीं है लोगों के बीच में। भाई जो दलित आदिवासी है उनके सिर में पेशाब कर दिया जाता है, उनको लेटरिन खिला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, मोटरसाइकिल में बांध करके उनको घुमा दिया जाता है, घसीट दिया जाता है। तो जब इन लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं है तो कैसे ये नियत बनाएंगे? दरअसल हमको यही कोशिश करना है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। जो अगर फोटो भी कहीं पे खींच करके ये डाला जाता सोशल मीडिया में कि कोई व्यक्ति यहाँ पर सीवर लाइन में घुसा हुआ है, तो संबंधित अधिकारियों को या वो ठेकेदार जिसने जो ये काम करवा रहा है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। उसको नौकरी से बर्खास्त हो जाना चाहिए, कम से कम 2 साल की सजा होनी चाहिए। ये जब तक कड़ाई से लागू नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2013 में एक्ट बना दिया। 2013 और 2023 10 साल हो गया है उस एक्ट को लागू हुए, लेकिन वो एक्ट को कड़ाई से पालन नहीं कराया जा रहा है। तो कड़ाई से पालन कब होगा? जब हम आप सब भिड़ेंगे, दबाव देंगे, तब वो कड़ाई से पालन होगा। वो एक्ट का हिंदी में अनुवाद उसका छपा था,
हमारे साथी राज वाल्मीकि ने उसको अनुवाद किया था और वो बहुत हम लोगों ने उसकी कई कॉपियां भी खा करके स्कैवेंजर्स जो साथी हैं, जो सफाई कर्मचारी साथी हैं, उनको बीच में भी बंटवाया ताकि लोगों को जो है उसकी जानकारी मिल सके। लेकिन ये जो दबाव जो बनना चाहिए था, जिस प्रकार से हम दूसरी बातों के लिए दबाव बनाते हैं, जिस प्रकार से तमाम दलित संगठन, तमाम जो ओबीसी संगठन है, बहुजन संगठन जिस प्रकार से दबाव बनाते हैं, वेमुला के बारे में दबाव बनाते हैं, हम जिस प्रकार से दूसरे मुद्दों को लेकर के दबाव बनाते हैं, वो दबाव हम सारे संगठनों को, ये सिर्फ अकेली लड़ाई सफाई कर्मचारियों की, सफाई कामगारों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज की, पूरे वंचित समाज की ये लड़ाई है। तो सबको मिलकर के ये दबाव बनाना पड़ेगा कि जो 2013 का कानून है उसको कड़ाई से लागू किया जाए, और अगर कहीं पर किसी की मौत हो रही है तो 10 लाख रुपए तो उसको आप बाद में दीजिए, लेकिन उसके पहले सजा मिले उस ठेकेदार को जिसने इस तरह से अंदर सीवर में घुसने के लिए मजबूर किया, उस अधिकारी को सजा मिले जिसने सीवर में घुसने के लिए मजबूर किया, तब कहीं जा करके इसमें कोई सुधार होगा। क्योंकि दलित वैसे भी बहुत गरीब है, उसको दूसरा कोई काम मिलता नहीं है और मजबूरी में उसको ये सब काम करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति शौक से किसी का मल उठाने के लिए नहीं जाएगा, ना ही सीवर में जाएगा, उसकी एक मजबूरी है, क्योंकि वो चाय का ठेला नहीं खोल सकता, क्योंकि वो कहीं पे नौकरी नहीं कर सकता, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो तो है दिक्कत। लेकिन एक दूसरा पहलू भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक दूसरा पहलू इसका ये है कि हमको सफाई कर्मचारी जो मोहल्ले हैं, जो समुदाय हैं, उनके बीच जाकर के भी ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आप दूसरा कोई काम खोजिए और इसको छोड़िए, क्योंकि इसमें आपका सम्मान भी जाता है और आपको उसका जो आप जो काम कर रहे हैं उसको आप समझ लीजिए कि किसी को आप 10 लाख भी देंगे तो वो सीवर में नहीं घुसेगा, 1 लाख देंगे तो नहीं घुसेगा, तो 300 के लिए क्यों घुस रहे हो? तो ये अवेयरनेस भी हमको हमारे लोगों के बीच में फैलाना पड़ेगा, उनको जागृत भी करना पड़ेगा कि ये काम छोड़िए आप लोग। और साथ साथ ये जो मुहिम है ये चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। प्रैक्टिकली आप देखिए, बहुत सारे लोगों को रिहेबिलिटेशन करने के लिए या पुनर्वास करने के लिए, दूसरे जॉब में लगाने के लिए उतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत लंबे समय से बैजवाड़ा विल्सन साहब जो है इस काम को कर रहे हैं और बहुत हद तक वो सफल भी हो रहे हैं, बहुत जगह सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मैदानी जो दिक्कतें वो हैं लगातार, और बहुत सारा अभियान भी वो चला रहे हैं लगातार। ट्विटर में मैं उनका जो है देखता रहता हूँ, उनका जो अभियान है वो डोंट किलिंग अस, दलित लाइव मैटर्स, ऐसे बहुत सारे वो नैरेटिव बना करके वो इसका अभियान चला रहे हैं और लगातार वो प्रदर्शन करते हैं, गवर्नमेंट से पत्र व्यवहार करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं। तो साथियों, हमारे जो गैर सफाई कर्मचारी लोग हैं, जो दलित हैं, जो बहुजन हैं, जो ओबीसी के हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में वो पत्र लिखें और इस बात का दबाव बनाएं कि 2013 का जो कानून है, जो कि नेट में भी उपलब्ध है, अगर नहीं होगा किसी के पास उपलब्ध तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, उसको कड़ाई से पालन किया जाए, उसको लागू किया जाए कड़ाई से, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, और जो अगर कोई हताहत होता है तो उसको कंपनसेशन कम समय पर मिले। आप देखिए, राजीव जी ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में कई जगह, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और भी जगहों में मैनुअल स्क्वेंजिंग का फोटो खींच करके सरकार को बताया गया कि इस तरह से यहाँ पर हो रहा है, और कई घटनाएं घटी जिसके लिए उन्होंने पत्र व्यवहार भी किया।
लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को ही 10 लाख का मुआवजा मिला। ये दुर्भाग्य की बात है। मतलब ये है कि शासन बिल्कुल भी नहीं चाहती है, या शासन के जो नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह से जो सुविधा है वो सफाई कर्मचारियों को मिले, क्योंकि उस तरह से वो निश्चित तौर पर पीड़ित जो व्यक्ति है वो यूनाइटेड नहीं है, वो उस तरह से लड़ नहीं पाता, और हम लोग भी उस तरह से उनके फेवर को लेकर के हम काम नहीं कर पाते। तो ये बड़े खुशी की बात है कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को विश्वास मेश्राम सर ने उठाया और इस पर एक परिचर्चा का आयोजन किया, क्योंकि अक्सर इस तरह के मुद्दे छूट जाते हैं, और इस परिचर्चा के माध्यम से जरूर लोगों के बीच में ये संदेश जाएगा कि वास्तव में ये मामला क्या है। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो साथी वो नहीं जानते हैं कि इसके पीछे का मामला क्या है, तो वो समझ पाएंगे और इसकी जो लड़ाई है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जब तक आप नहीं लड़ेंगे तब तक आपको उसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये तो साथ में है ही है, और साथ में हम लोगों को जो दलित जो साथी जो जिनको अति दलित भी कहते हैं, महादलित भी कहते हैं, और सफाई कामगार समुदाय भी कहते हैं, तो उनके साथी बहुत मात्रा में तो अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़ गए हैं, और भी लोगों को अम्बेडकरी आंदोलन से जोड़ने की हम लोगों को कोशिश भी करना है। तब कहीं जा करके जो सपना बाबा साहब ने हमारे भारत का जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर अपनी बात को पूरा रखा है, मेरे इस समय जो दिमाग में रखा है, जो बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा था। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि ये अच्छा परिचर्चा का आयोजन किया गया, और इस पर आगे भी बात होती रहनी चाहिए, और हम लोग जरूर अम्बेडकर चौक में जा करके इस मामले में भी ज्ञापन करके और प्रदर्शन करके लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे, मिल करके काम करेंगे। तो ओवर टू विश्वास मेश्राम सर। थैंक यू। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद संजीव जी, बहुत विस्तार से आपने चीजों को स्पष्ट किया है। मुझे आपकी बात से दुष्यंत का शेर याद आ रहा था कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो कानून भले बन गया है, लेकिन कानून का कहीं पालन नहीं हो रहा है, ये बहुत विडंबना है। जिन साथियों ने हैंड रेस किया है उन्हें मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके सवाल हम लेंगे और उन्हें बोलने का मौका देंगे, लेकिन पहले के जो हमारे तय वक्ता लोग हैं उनको पहले मौका देना है। मैं आदरणीय एल उमाकांत साहब, जो भिलाई स्टील प्लांट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत SC ST के पहले जनरल मैनेजर बने और बहुत संघर्ष करके बने हैं, एक इंजीनियर हैं और सामाजिक मामलों में बहुत ही सक्रिय हैं। उन्हें मैं इनवाइट करना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि वे मूल निवासी कला साहित्य और फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष हैं, और लगातार 4 बार ऐसा आयोजन भिलाई में हो चुका है जिसमें देश भर के हमारे बुद्धिजीवी लोग आते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। बैजवाड़ा विल्सन साहब भी उस आयोजन में आ चुके हैं। तो मैं बहुत आदर के साथ में एल उमाकांत साहब को इनवाइट करता हूं। सर, ओवर टू यू। उमाकांत साहब शायद लेफ्ट हो गए हैं अभी, है ना? उमाकांत साहब अभी तो थे, वो मेरे मोबाइल से बात कर रहे हैं। जस्ट उनका लेफ्ट का मैसेज आया था अभी। मेरे मोबाइल से बात कर रहे हैं। खोबरागढ़े साहब के साथ में। जी सर, कंटिन्यू प्लीज। सर नहीं, आप उमाकांत साहब मेरे पास ही बैठे हैं, मेरे मोबाइल से बात करेंगे। एक्चुअली गलती से वो लेफ्ट आउट हो गए हैं। कोई बात नहीं, आपके मोबाइल से बोलने दीजिए उन्हें। वे चाहे तो कैमरा ऑन कर ले। ऑन कर ले। मैं बात करूं?
सर बिल्कुल, सर। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, जय भीम। तो अभी मैं हैदराबाद गए थे, जहाँ काली में रहता हूँ, वहाँ सर्विस लाइन ब्लॉक हुआ था। फिर वहाँ का जो म्यूनसिपालिटी के लोग कंप्लेंट किया था, म्यूनसिपालिटी वाला हाइड्रोलिक मशीन लेके पूरा सर्विस लाइन क्लीन किया था। मेरे कहने का हिंदुस्तान में ये है टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम क्या अवेयरनेस है नहीं। आज मतलब ऐसे वाला जो हर एक स्टेट में जो है, एटलीस्ट तेलंगाना हैदराबाद में ये है, मैं खुद देखा है। ये लेके हम लोग को सब जगह दिखाना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ है, गुजरात है ना, वहाँ है नहीं। हाँ, वो हम लोग दिखाना चाहिए। और एक चीज है, हम लोग जो है ना, बाबा साहब का नाम लेके जितने दिन बात करना कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकली हमको पुटअप करना चाहिए। जब तक हम मतलब प्रैक्टिकली जो वीडियो शूटिंग लेके जब तक फैक्ट्स पुटअप नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएगा। हम लोग खुद करना शुरुआत करना चाहिए। जो हम जो प्रोविजन दिया कोर्ट में 2013 में 10 लाख कॉम्पनसेशन देना है। और एक चीज पक्का है, जब तक सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं रहेंगे हमारा आदमी नीचे उतरना चाहिए, वो डिसीजन हमको लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, ये क्लीनिंग का पूरा आउटसोर्सिंग किया हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा एजेंसी बन गया। जे यहाँ कुछ ये इंसिडेंट होता है, हम लोग भाग गया था वहाँ से। और क्या, जब मेडिकल रिपोर्ट आएगा नेचुरली, इसको हम चेक करना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल में एक्टिव होना चाहिए। और उसके लिए हम लोग आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना है, इवन लाइव भी, हाँ नहीं लाइव भी कर सकता है। जो काम हो रहा है उसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। बोलने लेते हैं, हम लोग से डिसीजन लेना चाहिए। जब तक हमारा जो अट्रैसिटी हमारे ऊपर हो रहा है, जो स्क्रीन उसको हम जैसा बिलाई में भी जब स्क्रीन आता है, मैं कुछ लोग साथ जाता हूँ, वो बोलता है क्यों आ रहा है सब, मैं चाहता हूँ आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं, जब तक बाकी लोग हम डैमेज करेंगे। मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है, हम लोग वीडियो का समझो, हम मतलब थियोरेटिकली नहीं, आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। अब जो स्टेट में हो रहा है उसको हमारे स्टेट में क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तभी हम ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। अदरवाइज मैं आज देख रहा था, जो चंद्रयान करने के लिए 604 करोड़ कुछ खर्च किया, मतलब उसमें तो हमारे बजट कुछ है नहीं। इवन जो द्वारा का हाईवे बना रहे हैं, पर किलोमीटर 18 करोड़ पर अवार्ड किया था, 250 हुआ, उसका रेज करने वाला नहीं है। क्यों, हमारे कम्युनिटी को वैल्यू नहीं है। और वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ये सबसे ही रिक्वेस्ट है, ऐसा वाला वेबिनार होना चाहिए। जब तक हम लोग हम खुद एजुकेट नहीं होगा, हमारा राइट्स के लिए हम लोग फाइट नहीं करें, कोई दूसरा मदद करेगा नहीं। ये टेक इट ग्रांटेड रहता है, हम लोग इसलिए है, हम लोग क्लीन करने के लिए। वो मानसिकता हमको दूर करना चाहिए। उसके लिए जो लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है, जो स्टेट में, वो लेके हम लोग हर एक स्टेट में फोर्स करना चाहिए। हम लोग यहाँ क्यों नहीं। और सबसे ज़्यादा जो आर्टिस्ट हो रहे, जो गुजरात में सबसे ज़्यादा डेथ्स वही हो रहे हैं। मतलब वो मैं आप लोग सभी जानते हैं, जब तक हम लोग लिखित में रखेंगे नहीं, जो एविडेंस रखेंगे ना, कुछ होगा नहीं। कोर्ट तो आर्डर दे, बट करने के लिए तो प्रेशर करना पड़ेगा। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट है, जब तक हम हमारा जो कर्मचारी वो नहीं करेगा, दूसरा कोई वो नहीं करेगा। हमारा बहुजन लोग सभी का रेस्पॉन्स हो जाता है। लेट अस यूनाइट टू फाइट फॉर दिस मूवमेंट एंड अगेन लेट अस कलेक्ट द डाटा फ्रॉम अदर स्टेट्स, हाउ दे आर सॉल्विंग दिस क्लीनिंग प्रॉब्लम, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। इसी के साथ मैं जो विश्वास शाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे मैं लेट में ज्वाइन किया, अदरवाइज तो मैं पहले से बहुत इच्छुक था, बट हम ज्वाइन नहीं कर पाए। ऐसा वेबिनार करेंगे एटलीस्ट। इसका को सेमिनार को लास्ट टाइम लोग मूल्यवास प्रोग्राम किया था, हम लोग जो ये आया था, जब नेल्सन आया था, वो टाइम जो अब इतना मतलब पूरा हाल भर गया था। मेरे कहना हर एक आदमी हमारा डिफरेंट होना चाहता है, लीड करना तो है नहीं। वो ये हम लोग लेना चाहिए एटलीस्ट, अदरवाइज तो फिर हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शब्दों से मैं सभी को जय भीम बोलता हूँ, साधुवाद। बट लेट अस यूनाइट टू फाइट फॉर दिस अट्रॉसिटीज।
थैंक यू सर। बिल्कुल हमें एकता दिखानी पड़ेगी सड़क पे उतरकर, और हमारी बात यदि नहीं सुनी जाएगी तो हमें अपनी ताकत दिखाना है। हमें उन सारी चीजों को बदल देना है जो हमारे शोषण में भागीदार है, वो चाहे सरकार हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो। सब चीजों को बदलना है, नष्ट कर देना है उस व्यवस्था को जो हमारे साथ भेदभाव करती है। मैं इंजीनियर अजय कुल्हे को इनवाइट करना चाहूंगा, जो एनआईटी से पास आउट है और अभी बस्तर के हमारे ट्राइबल साथियों के साथ में बस्तर आर्ट को प्रमोट करने के लिए पूरे देश भर में और विदेशों में भी वो काम कर रहे हैं। तो ओवर टू अजय स्वराज अलियास अजय कुमार कोल्हे। थैंक यू सर। सर आवाज आ रही है? हेलो जी जी बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी को, सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय जोहार। साथियों, ये जो समस्याएं, आज का जो टॉपिक है, इस पे विल्सन साहब ने भी काफ़ी कुछ कह दिया है, उमाकांत साहब ने भी कहा और संजीव खुद साहब ने भी कहा है। निश्चित रूप से हम लोग चांद पे पहुंच रहे हैं और हो सकता है चांद पे बस्तियां भी बसा लें, मगर चांद से भी जब हम देखेंगे तो क्या हमारी धरती रहने लायक है? नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यदि हम भारत का संविधान उठा के देखते हैं तो वहां पे कहा गया है कि हर व्यक्ति की डिग्निटी को संविधान प्रदान करता है। तो जो हमारे सफाई कर्मचारी, जो हमारे सफाई मित्र जो है, या हमारे जो एक हमारे दलित साथी जो इस तरह के व्यवसाय में है, इस तरह के काम में है, उनके ऊपर ये काम जो थोपा गया है, सदियों से थोपा गया है, तो क्या ये भारत के संविधान के साथ न्याय है? कहाँ है उनकी डिग्निटी? और कहाँ है नौकरशाही में बैठे हुए लोग? कहाँ है न्यायपालिका में बैठे हुए लोग और राजनेता लोग और सामाजिक चिंतक लोग कि हर व्यक्ति को डिग्निफाइड जीवन जीने का अधिकार है? तो ये सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है, ये सिर्फ उनकी आर्थिक समस्या नहीं है, मानसिक समस्या नहीं है, ये उनकी डिग्निटी और उनके आदमी होने पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। मेरा ऐसा मानना है। महोदय, सफाई कर्मचारियों का ये जो एक गुलामी का प्रतीक है और एक विशेष लोग ही करते हैं, और खासकर दलित लोग करते हैं, और वाल्मीकि समुदाय के जो लोग हैं वो इसमें काफी कुछ, उन्हीं का मतलब परसेंटेज बहुत ज्यादा है। मनुवादी लोग तो कहीं सुनने में नहीं आता कि किसी ने जो है ये सफाई कर्मचारी बना है वो। तो इनके काम करने से इनके परिवारों पे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ जो बात हो रही थी सफाई कर्मचारियों की, विल्सन साहब भी काफी दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और एक साहब थे और जो राज्य सरकार के साथ भी उनका प्रतिनिधित्व चल रहा है सफाई कर्मचारियों की समस्याओं में लेकर के। तो बीमारी तो सिर्फ एक छोटा सा डेथ तो एक छोटा सा आंकड़ा है। इनके अलावा जो उनके परिवारों में जो क्लेश होता है, जो नशा मुक्ति, सबसे बड़ा नशा, जो नशे के गिरफ्त में आ जाते हैं हमारे दलित भाई सफाई कर्मचारी है, यह एक बड़ी परेशानी है। दूसरा, उनका मेंटल हेल्थ और एज वेल एज उनका स्वास्थ्य, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। डेथ इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम है जिसको भी हम जब सरकार के साथ रिप्रेजेंट करें, सो वी हैव टू अंडरलाइन दिस फैक्ट आल्सो। महोदय, मेरा ये कहना था कि ये हम लोग, ये हमारे साथी लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, जबकि 1993 से सपर मैला ढोने की समस्या को खत्म कर दिया गया 1993, और 2013 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज 2013 का एक बना है। इसमें सीवर लाइन और इस तरह के सेप्टिक टैंक में आदमियों को उतार करके उसकी सफाई करना, उनकी क्लीनिंग करने का काम
लॉ के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। कई साथियों ने इस चीज को हाईलाइट किया है। तो गवर्नमेंट में ये कानून पास होने के बावजूद भी इस तरह का शोषण और इस तरह की ये जो गुलामी और इस तरह का अत्याचार जो थोपा जा रहा है हमारे साथियों के साथ में, हमारे कम्युनिटी के ऊपर जो ये व्यवहार थोपा जा रहा है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। ये इलीगल है, गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। साथियों ने कहा कि हमको गवर्नमेंट के साथ में रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि भाई इस प्रथा को खत्म किया जाए। आवश्यक रूप से करना चाहिए हमें, और जागरूकता भी हमें हमारे लोगों के पास फैलाना चाहिए। मगर जो सफाई कर्मचारी उस सफाई के पेशे में है, तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है, एक तो लेक ऑफ एजुकेशन है, एक तो उनका जो है लेक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स है कि जो वो कोई धंधा काम नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि उनकी ये बड़ी मजबूरी है, उनके पास कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये हमारी जो कम्युनिटी में इतने सारे जो एनजीओस काम कर रहे हैं, इतने सारे संगठन काम कर रहे हैं, दे शुड मूव टुवर्ड द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ ऑल दलित कम्युनिटीज, नॉट ओनली सफाई कर्मचारी। हमारे साथ अत्याचार इसलिए हो रहा है कि हम लोग इकोनॉमिकली वीक हैं, और सफाई कर्मचारियों के पास तो बहुत, जैसे एक साहब ने कहा कि 300 रुपए पर डे इस वेज रेट पे उनसे काम कराया जाता है। तो इट इज अनलॉफुल। तो अब बात यह आ रही कि क्या इसको क्लीनिंग करने के लिए ये जो मैनुअल स्क्वेंजर है, या इसके कोई टेक्नोलॉजी अभी है या नहीं है। चंद्रमा पे हम पहुंच गए, लैंड रोवर को यहां से कंट्रोल कर रहे हैं, इट इज अच्छी बात है। अभी साहब ने कहा कि 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर एक रोड की लागत है। स्ट्रेंज। तो क्या कोई टेक्नोलॉजी यहाँ इंडिया ने इतना प्रगति नहीं कर पाया कि जो पाइप्स है या जो सीवेज लाइन है उसको साफ सफाई करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी विकसित की जाए। साथियों, इसके लिए टेक्नोलॉजी विकसित है इंडिया में और इसमें उपयोग में भी की जा रही है। डिक्की ने 2017 डिक्की साथियों आप जानते होंगे, दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका मैं भी एक सदस्य हूँ। 2017 में हैदराबाद गवर्नमेंट के साथ में टाई अप करके वहां की जो सीवेज लाइन थी उसको क्लियर करने के लिए मशीन्स नगर निगम में लगवाई गई। साथी लोग इसको जानते भी होंगे। और यही 2019 में नई दिल्ली में इस प्रोग्राम को शुरुआत की गई 2019 में। ये इस प्रोग्राम में जो है एक जो टेक्नोलॉजी है जो नालियों को साफ करने की या सीवेज लाइंस को जो साफ करने की टेक्नोलॉजी है, उसमें है एक तो केमिकल ड्रेनिंग होती है, कुछ केमिकल डाल दीजिए आप, ड्रेन हो जाता है। उसके बाद एयर बस्ट टेक्नोलॉजी होती है जिसमें एयर को हम बहुत ज्यादा प्रेशर से सीवेज लाइन में डालते हैं। इट इज अ वेरी चीप टेक्नोलॉजी, 4 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की ये टेक्नोलॉजी की मशीनें आ जाती है। हाइड्रोजेटिंग, जिसके साथ वाटर और एयर दोनों को मिला करके जो है हम वो सीवेज लाइन में मेहोल्स में मशीन को डालते हैं। बहुत छोटी छोटी मशीन होती है, उससे क्लीनिंग की जाती है। उसके बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो रोबोटिक मशीन है। अब आदमी नहीं उतरता है, देशों में रोबोट उतरते हैं। तो ये मशीन्स टेक्नोलॉजी है हमारे पास में। जैसे साहब अभी कुछ लोगों ने कहा था कि सरकार की नीयत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दलित लाइफ डज नॉट मैटर, गवर्नमेंट के लिए यही है, दलित लाइफ डज नॉट मैटर। तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका इसमें। मैं और ये बस कहना चाहता हूँ कि डिक्की ने दिल्ली गवर्नमेंट का जो जल बोर्ड है, उस समय जो वहां साहब थे, मंत्री थे उस समय, वो थे राजपाल सिंह गौतम साहब। तो जब वो मंत्री थे, उनके साथ जल बोर्ड के साथ में डिक्की ने 2019 में एक MOU साइन किया था। और MOU साइन करने के बाद में जो सीवेज सफाई में जो हमारे कर्मचारी लोग शहीद हो गए थे, उनके परिवारों को एक एक मशीन अलॉट की गई थी उस सीवेज को साफ सफाई करने के लिए। उस मशीन की लागत थी 40 लाख रुपए। 40
40 लाख रुपए, यस ऑफ कोर्स विल्सन साहब जो है मैंने क्वेश्चन किया था कि इतनी बड़ी मशीन जो है ये कैसे हमारे अफोर्ड कर पाएंगे हमारे लोग। उस समय उन लोगों को 4 लाख रुपए हमारे साथियों को जमा करना और बाकी का जो अमाउंट था वो लोन था, एसबीआई के साथ में लोन दिया गया था। तो इस मशीन से इनकम कितनी थी? इस मशीन से उनकी इनकम थी 2.25 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए पर मंथ। लोन पटाने के बाद में और तमाम टैक्सेस देने के बाद में उनके पास 30,000 से लेके 40,000 रुपया पर मंथ इनकम उस परिवार को मिल रही थी। सो ये सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी इज देयर। द थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट का विल पावर है या नहीं है। इस मशीन्स को यदि कॉन्ट्रैक्टर लोग ले लेंगे तो फिर से हमारे दलित भाई जो है वो उनका जो है एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी खत्म हो गया। जैसे साहब लोग कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ गया, नगर निगम ने तो उनको अपने पेरोल से भी हटा दिया है। तो प्रश्न बस यही है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमको गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि भाई ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हम लोग आज से 4000 साल पहले नहीं है कि जहाँ पे है जो है कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज आप चांद पे जा रहे हैं तो जमीन के अंदर साफ सफाई करने के लिए भी बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। द क्वेश्चन इज बजटरी एलोकेशन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज एंटरप्रेन्योर, हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को या हमारे समाज के ऐसे लोगों को जो सफाई कर्मचारी कामगार पेशे में है उनको एंटरप्रेन्योर बना करके सरकार को उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनकी सरकार से उनको सर्विसेज लेनी पड़ेगी ताकि हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। तो हु विल डू दैट? सरकार तो नहीं चाहती, ना ही सरकार की नीयत है करने की। तो यहाँ पे एक फोरम जैसे सोचित संगठन काम कर रहा है, बजट में काम करता है, तो खासकर छत्तीसगढ़ में, मुझे बाहर का तो आइडिया नहीं है, हु आर द पीपल्स हु आर वर्किंग फॉर द बजटरी सेक्शन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रंट एंड द स्टेट फ्रंट, मगर छत्तीसगढ़ में चूंकि सोजलिप जो है बजट सेक्शन में काम करती है। सो आई रिक्वेस्ट द पीपल्स, स्पेशली बनत साहब मेरा ख्याल है इस लाइन में जुड़े हुए हैं, इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, और विश्वास मेश्राम साहब भी जुड़े हुए हैं, और एंड अदर पीपल्स डिग्नेटरीज आर आल्सो देयर। सो हमको गवर्नमेंट में ये प्रेशर करना पड़ेगा भाई कि आप ये मशीन खरीदने के लिए बजट में एलोकेशन कीजिए साहब, और दलित लाइफ डज नॉट मैटर, इसको हटा करके कहिए कि दलित लाइव्स मैटर्स। सर थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मुझे सुना और विश्वास मेश्राम साहब ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आप सब लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद अजय। मुझे आपकी बात के दौरान बैजवाड़ा विल्सन साहब का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो अपना नाम जो है एनरोल कराने गए तो वो उस दरमियान जो है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का बंदा था उसने बिना उनसे पूछे उनके नाम के आगे जो है सफाई कर्मचारी के पेशे में उनका नाम रोल किया। जब उन्होंने वो देखा, पढ़ा, तो उन्होंने पहले तो मना किया उसको कि आपने ऐसे लिख दिया, जब मैं कोई और जॉब करना चाहता हूं तो आपने सफाई कर्मचारी का नाम मेरे पेशा जो है मेरे नाम के आगे क्यों रखा। और उन्होंने तुरंत जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड है उसे फाड़कर फेंक दिया और उसके बाद उन्होंने कभी नौकरी नहीं की। तो ये हमारे लोगों को अपना बेहतर रोजगार चुनने के लिए आगे आना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, तलाशना पड़ेगा रोजगार के अवसर। इस मामले में मुझे लगता है कि हम यदि ठान लें कि हम पूरी जो सोसाइटी है, SC/ST सोसाइटी मिलकर हमारे साथियों का सहयोग करेगी तो बेहतर रोजगार के अवसर जो है क्रिएट किए जा सकते हैं। सरकार की मंशा नहीं है, सरकार को खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब जाके होगा।
मैं आज की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथी नीलेश लंगोटे जी को इनवाइट करना चाहता हूं। कृपया वे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय नीलेश लंगोटे जी, उन्होंने हैंड रेस भी किया था। जय भीम सर, जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जी, जो बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं कई वक्ताओं की बात सुन रहा था और सारे वक्ताओं की बातों को सुनते हुए मुझे कुछ पॉइंट्स नोट किए हमने, और इस पॉइंट में मैं आऊँगा, आप सभी के सामने इस पॉइंट को रखूँगा भी। पर मैं इससे पहले मैं आदरणीय बेजवाड़ा विल्सन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे भारत में चलाई और जिससे हम या हमारे कम्युनिटीज़ के लोगों को एक नियम और कानून के तहत, जिसके कारण आज जितनी चर्चा हो रही है, उसको एक कानूनी रूप दिया उन्होंने। इसलिए मैं उनका एक बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूँगा और उनका जीवन भर आभारी रहूँगा कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए हम लोगों के लिए एक कानून बनवाया। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि सरकार की वो नियत ही नहीं है कि हम हमारे लिए वो काम कर पाए या काम करे। हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा, पर ये कुछ ना कुछ करें कैसे? तो हम लोगों को, मैं बेजवाड़ा विल्सन साहब को भी निवेदन करूंगा, अगर वो सुन रहे हो, तो पूरे देश में हम लोगों को एक मुहिम चलानी होगी। किसी प्रकार के भी संगठन हो, किसी प्रकार के भी नाम की संगठन हो, किसी प्रकार के राजनीतिक संगठनों से हम जुड़े हुए हों, हमारा मकसद हमारे भाई बहनों की रक्षा करना। अगर हम उन लोगों की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो नैतिक रूप से हमें वो पद और वो दायित्व को छोड़ देना चाहिए, ताकि उसकी जगह कोई योग्य व्यक्ति, योग्य उम्मीदवार उस पद पे बैठकर इस मुहिम को आगे और जितनी ज्यादा तेजी से हो सके वो बढ़ा सके। जैसे कि हम सब सुन रहे थे कि हम लोगों के पास सरकार बजट नहीं है, बोलती है, कहती है कि इन लोगों के साथ तो ऐसे ही करना चाहिए। कुछ मनवादी लोग भी हैं, वो भी नहीं चाहते कि हम लोगों का विकास हो, और भी नाना प्रकार के, जैसे कि कोई सेफ्टी किट नहीं है और भी बाकी और भी सारी चीजें हैं। फिर मैं कहूँगा कि बेजवाड़ा विल्सन जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाकर इस नियम में, इस कानून में वो सारे कॉलम अंकित कराए हैं जो हमें आवश्यकता थी। उस आवश्यकताओं से हम अपने कामगारों को, अपने भाई बहनों तक ये बात और इस कानून को पहुंचा नहीं पाए। मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे भी। मैं एक्चुअली छत्तीसगढ़ में किसी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, वो सफाई कामगार संगठन ही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हमने पहली बार लगभग 30,000 के आसपास लोगों को इकट्ठा कर संबंधित सरकार के खिलाफ ध्यान आकर्षण आंदोलन का मुहिम चलाया था, जिसपे छत्तीसगढ़ के अनेकों जिलों से लोग आंदोलन में शामिल हुए और अपनी बात उन्होंने रखी। जैसा कि आप सब सुन रहे थे कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के पद को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है, डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। मैं डाइंग कैडर घोषित करने से पहले की बातों को रखना चाहूंगा और आप लोगों से भी गौर फरमाना चाहूंगा। क्या
1985 में जब कानून आया था ये डाइंग कैडर, तो उस समय हमारे नेता जो थे, मैं उस समय का परिस्थितियां भले हो सकता है अलग हो, पर क्या उन लोगों को इस बातों का एहसास नहीं था कि भविष्य उनका या हमारे लोगों का क्या होने वाला है? ये जरा भी नहीं सोचे उन्होंने कि हो सकता है कि हमारे चापलूसी की वजह से आज हमारे समाज का पूरा बंटाधार हो जाएगा। और आज भी इस बात की मैं बहुत शर्मिंदगी से अपने आप को पेश करना चाहता हूं कि आज भी कुछ लोग हैं छत्तीसगढ़ के या प्रदेश के अन्य जिलों में या शहर के, आप देश के किसी अन्य राज्यों में भी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, मैं एक ग्राउंड लेवल की बात करना चाहूंगा। आज हमारे लोगों को इन सारी सुविधाओं का लाभ, जैसे कि हम सब जान रहे हैं, आज यहाँ पर हम एक बहुत नेतृत्वकर्ता के रूप में हम सब लोग शामिल हुए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी सुविधाएं इन प्रकार की हैं। क्या इन सुविधाओं को हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से उन भाई बहनों तक लाने की कोशिश की? अगर कोशिश की है, कोशिश तो की होगी, और अगर कोशिश की है तो ये सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं पाई, क्या उनके मन में ये जागरूकता पैदा करी कि आपको ये चीजें मिल सकती, जैसे कि 10 लाख रुपए और 10,000 रुपए पहली प्राथमिकता, 50 लाख रुपए और नौकरी और मकान की जैसे कई सारी योजनाएं हैं तो उनको मिल सकती। हमने कहीं ना कहीं अपने आप को नेता बनाने के चक्कर में, अपने आप को उच्च स्तर पे रखने के चक्कर में उन लोगों की गुलामी की है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर निगम के अधिकारी हो, सरकार के अधिकारीगण हो, उन सब तक हम लोग इस बात को ले जाकर रखे हैं और उसके बाद मौन हो गए। जमीनी स्तर पर ये सारी सुविधाएं जो हमको मिल जानी चाहिए थी, उसके लिए हमने सिर्फ पत्राचार किया, उसके लिए लड़ाई नहीं की। मैं फिर धन्यवाद कहूंगा कि वेजवाड़ा विल्सन जी ने जो ये लड़ाई लड़ी और अंजाम तक उनको जो पहुंचाया, मैं उसके लिए फिर उनका साधुवाद धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उस पॉइंट पे आना चाहता हूं जिस पॉइंट पे आज चर्चा हुई कि चंद्रमा पे आज लोग पहुंच गए, चंद्रमा पे चंद्रयान पहुंच गया और हम कहां। मैं सारे उन नेताओं को या हमारे तमाम प्रकार के संगठनों को निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि वो लोग एक हो जाएं और एक होकर एक योजनाबद्ध तरीके से एक स्कीम बनाएं, एक योजना बनाएं, जो योजना एकदम कट्टरवादी के रूप में हो। हम भारत में एक ही नहीं हो पा रहे हैं, कोई किसी संगठन से जुड़ा है, कोई किसी संगठन से जुड़ा है और सबको हीरो बनना है, सबको नेता बनना है, पर मुद्दे हमारे एक ही है। महाराष्ट्र में कहते हैं कि लाड़ पाकी समिति, हमको तो वहां नौकरी मिल जाती, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ में यही आते हैं, छत्तीसगढ़ में भी आ जाता है कि डाइंग कैडर लगा है और यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, नगर निगम के प्लेसमेंट में आप काम करिए, ज्यादा से ज्यादा अगर होता है तो निगम के प्रकार नाना प्रकार के कुछ अत्याचार करते हैं, चाहे उसमें हमारी महिलाएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे वो किसी भाई के स्तर का हो, उनको प्रताड़ित करके उनको निकाल दिया जाता है। यहाँ अनेकों प्रकार के मामले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी डाइंग कैडर है, बिहार में डाइंग कैडर है, झारखंड में भी डाइंग कैडर है, इवन ऑल इंडिया में डाइंग कैडर को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है, जैसे कि 2013 के आदेश के अनुसार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है। पूरे भारत में इसको कड़ाई से लागू किया गया है। पर फिर मैं ये कहूंगा कि हमारे नेता वो जो पत्राचार करते हैं, उस पत्राचार में ये क्यों नहीं समझ पाते और उन अधिकारियों को क्यों नहीं समझा पाते कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन में ये कहा गया है
कि हाथ से मैला साफ करने वाले कार्य को बंद करना है, ना कि काम करने वाले को। सिर्फ एक शब्द है जिसके लिए हम आज बैठे हैं और आज इतने समय से लड़ते आ रहे हैं। हम समझा ही नहीं पाते हैं। कुछ नेता समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको किसी अन्य मामलों में या किसी प्रकरणों में फंसा दिया जाता है और धीरे से वो अपने हौसलों को खो देते हैं और अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं वो व्यस्त हो जाते हैं। तो मैं उन सारे नेताओं को अपनी तरफ से, अपनी ओर से यह निवेदन करता हूं कि हम सबको पूरे भारत में एक होना चाहिए। जैसे कि बिजवाड़ा विल्सन साहब ने अभी कहा कि मैं दिल्ली में एक आंदोलन करने वाला हूं, तो दिल्ली में और पूरे राज्य में अगर ये आंदोलन राज्य से निकलकर दिल्ली तक जाए तो पूरे राज्य की मांग दिल्ली तक जाएगी। पहला, देश भर में सफाई कामगारों के नेताओं को प्रशिक्षण की जरूरत है कि वो सरकार तक या सरकार के अधिकारियों तक अपनी बातों को किस प्रकार रखें। अगर कोई अधिकारी उनको घुमाता है, किसी योजनाओं के तरीके से उनको फंसाता है या योजनाओं को लाभ ना दिलाने की वजह से उनको किसी प्रकार के अन्य व्यवस्थाओं में फंसाता है, तो उनके लिए वो प्रशिक्षित हो, उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। नेताओं को जब प्रशिक्षण हो जाए, उस प्रशिक्षण के बाद पूरे अपने होशो हवास में अपनी पूरी टीम के साथ प्रत्येक कामगारों के घर परिवार तक संपर्क करना है और उन संपर्क के बाद उन सारे लोगों की बातों को, उम्मीदों को सुनकर उनके लिए काम करना चाहिए। प्रत्येक राज्य में जिस प्रकार के हमारे कर्मचारियों के साथ नाना प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं और जो अत्याचार हम तक आ रही है और हम प्रचार करके या लिखा पढ़ी में लिखित तौर पे कलेक्टर को, एसपी को या डीएम को, जिसको भी हमने न्यायालय के थ्रू हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं और वहां तक बात पहुंचा रहे हैं, पर अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो क्या उस अंजाम को पहुंचाने के लिए हम लोगों की कोई रूपरेखा है? नहीं। हम लोग प्लेटफॉर्म पे या किसी एक मंच पर आकर बोलते जरूर हैं कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, या सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। सरकार भैरी है। सरकार को जगाने के लिए उनके कान के पर्दे फाड़ने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए उसी स्तर पर, जिस स्तर पर, जिस जगह पर आंदोलन या प्रकार सफाई कर्मचारी कामगार परिवार को या कर्मचारियों को उनके प्रकार और उनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है, उसी स्थान पर हम लोगों को आंदोलन करने की आवश्यकता है। सबको मिलकर आंदोलन करने की आवश्यकता है। और एक अहम बात, जो हम इन सारे कृत्यों को करने के बाद आप देखे होंगे कि हमारे पास मधुमक्खी का छत्ता होता है। ये मधुमक्खी और उनका रस हमारे कामगार भाई हैं और उनकी मेहनत है। तो इनको ध्वस्त करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए, इनका रस पीने के लिए ये ठेकेदार जो लोग हैं वो हम नेताओं को, हम जैसे नेताओं को संपर्क करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग भी जो है बहकावे में आके उन ठेकेदारों की दलाली करने लग जाते हैं और उन मुद्दों को भूल जाते हैं जिन मुद्दों के लिए हम अपने दायित्व का निर्वहन करने उस पद पर स्थापित हुए। सरकार भैरी है, सरकार को जगाने की आवश्यकता है, पर हमको भी अपने कर्तव्य निभाने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। धन्यवाद नीलेश जी, बहुत बढ़िया ढंग से आपने अपनी बात रखी है। अब मैं हमारे जिन साथियों ने हैंड रेस किया है उन्हें इनवाइट करना चाहूँगा
अपने सवाल पूछने के लिए और अपने विचार शेयर करने के लिए। साथियों, समय का ध्यान रखिएगा, ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि हमें अभी अध्यक्ष महोदय को भी सुनना है और आप काफी सारे लोगों के हैंड रेज हुए थे, तो उन्हें इनवाइट करता हूं। विक्रम सिंह केराम जी। विक्रम जी, आपका हैंड रेज है, आपने हाथ उठाया हुआ है, आपको सबसे पहले इनवाइट करता हूं मैं। सारे चल रहा है। विक्रम सिंह साहब, मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? अपना माइक अनम्यूट कर लें। चलिए, माधुरी पाटिल, माधुरी चौधरी, माधुरी मलिक, माधुरी मलिक मैम का हाथ उठा हुआ था। डॉक्टर केबी बंसोड़े, डॉक्टर बंसोड़े, कोई और भी सवाल पूछना चाहता है तो कृपया अपना माइक। हाँ प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर साहब। सर, सबको जय भीम और जोहार। बहुत अच्छा वेबिनार आज हुआ है, इस सबके लिए आपका और बाकी सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आज की चर्चा में आई है, सभी स्पीकर्स ने अच्छी बात की है। तो एक बड़ा सवाल उभर के आता ही है कि हमारे देश में जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, और ये हमको जानना जरूरी है कि सबसे, जैसे कि रिपोर्ट भी आती है, हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीबी के स्तर पे जीवन जीने वाले जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के सभी लोग हैं, और यही असली में इस देश के सहारा भी है और बहुत ही हर तरह से पीड़ित प्रताड़ित व्यक्ति है। तो हमको जरूर इस मामले में कार्य करने की जरूरत है और जमीनी स्तर पे भी कार्य करने की ही जरूरत है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सरकार से तो निश्चित तौर पे कोई भी सहायता कभी किसी को मिलती नहीं है, और बिना लड़ाई के, बिना संघर्ष से कुछ होता नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमको ऐसी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए कि सभी लोग जो है इस मुद्दे पे अपना एक प्रोग्राम तैयार करें और जाए लोगों के बीच में। अलग अलग समझ के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग भी सबसे जुड़े और उनको जोड़े और उनको बताए कि समस्या कितनी गंभीर है। केवल ये सफाई कर्मचारी का जो इशू है वो बहुत ही कठिन इशू है, और इसमें मैं जो देख पाता हूँ, कई बार व्यक्तिगत तौर पे भी मैंने कोशिश की है, इस मामले में कार्य किया है थोड़ा बहुत, तो मुझे जो लगा है कि ये जो वर्ग है सफाई कर्मचारी, समाज में जो लोग आते हैं वो इस पेशे को, सफाई के पेशे को उन्होंने मतलब मानसिक तौर पे स्वीकार कर लिया है। और कई बार हमारे संजीव जी भाई से बातचीत भी होती है तो उन्होंने कहा है कि वो, जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा है कि सबसे पहले हम लोग को ये जो इस तरह के कार्य है जो कि निचले स्तर के कार्य होते हैं उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए और बाकी किसी भी अन्य व्यवसाय में लग जाना चाहिए। तो यदि हम इसको एक बड़ा मुद्दा बनाए कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, चाहे किसी भी स्तर पे किसी भी स्थितियों का सामना करते हुए अगर हम ये कार्य छोड़ देंगे और हम कोई दूसरा कार्य करेंगे, कहीं भी फैक्ट्री में काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर ये सफाई का कार्य नहीं करेंगे, तो एक बड़ा परिवर्तन आ ही सकता है। फिर मुझे एक बात और समझ में आ रही है भी वर्तमान में, जो मैं रायपुर में देख रहा हूँ कि सभी शहरों में कचरा उठाने वाली गाड़ियां आ गई है। इसमें भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो
सफाई कर्मचारी के लोग नहीं है। सफाई कर्मचारी के लोग अधिकतर और सड़कों की सफाई या नालियों की सफाइयों से जुड़े हुए हैं, और ये जो गाड़ियों में कचरा ढोने वाला कार्य करते हैं ये ठेकेदारों द्वारा लगाए हुए कर्मचारी हैं जो दूसरे विभिन्न जातियों से हैं, पिछड़ी मतलब पिछड़े वर्ग की जातियों से है, जैसे साहू है या कुछ और भी कम्युनिटी के लोग हैं, मैंने खुद देखा हुआ है, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ये आखिर श्रमिक है, इनको जब कोई काम नहीं मिल रहा है तो ये आके जुड़ जाते हैं और कार्य करते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी कचरा की गाड़ी जो उठाने वाली चीज है, जो काम है, उसमें अगर हम देखें तो उसमें होता क्या है कि फिर भी एक थोड़ा अच्छा कार्य है। उनके पास दास्ताने होते हैं, कभी कभी मैंने देखा है लोग दास्ताने, सभी गाड़ियों के लोग दास्ताने पहने होते हैं, और कचरा जब वो गाड़ी में लेके जाते हैं तो उनके पास बूट्स वगैरह होते हैं, सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग उठाते हैं, और वो अपने ड्रेस भी पहने हुए होते हैं। ये के तौर पर मैंने कई बार लोगों से कहा है कि तुम लोग अपनी सुरक्षा के लिए सरकार या ठेकेदार न भी दे तो कुछ प्रयास करने चाहिए, जैसे कि गमबूट है, मास्क है, कैप है, दास्ताने हैं, एप्रन है, ये पहन के काम करें। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों को खुद भी ये सामान प्रोवाइड किया है, लेकिन देखा है ये कि व्यवहार में वो 1 या 2 दिन 3 दिन पहनते हैं, उसके बाद उतार फेंकते हैं, बोलते हैं कि इससे हमारा काम आसानी है बल्कि मुश्किल है, और बल्कि ये समय ज्यादा लगता है, या इस तरह की कुछ बात करके उसको छोड़ देते हैं। तो एक जागरूकता की बात है कि बीमारियों से बचना है तो हमको अपनी सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमको मतलब मेडिकल कैंप वगैरह लगाने की जरूरत है उनके बीच में, और उनके मोहल्लों में जाकर के इस सब तरह की जानकारियां देनी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हम जिम्मेदार हैं, हम लोग ये करें और अपना प्रयास करें, और सरकार या ठेकेदार को इसके लिए उनका प्रोविजन होता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविजन होता है, पर वो प्रोवाइड नहीं करते, तो उसके लिए उसको कंपेल करने की जरूरत है कि वो प्रोवाइड करें। इस तरह की चीजें कर सकते हैं। और एजुकेशन के मामले को लेकर भी काम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। वहाँ के बच्चे, उन मोहल्लों में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे लोग जो है वो स्कूल जाते नहीं है, नशे के कारोबार में, जुआ खेलने के कारोबार में लगे रहते हैं बेचारे, छोटे छोटे बच्चे भी, क्योंकि माँ दोनों ही घर से निकल जा चुके होते हैं और उनको देखने करने वाले लोग होते नहीं, जो होते भी है वो ज्यादा बच्चों के ऊपर दबाव नहीं बना पाते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं जो। ये सब तमाम समस्याएं तो है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है हम सभी लोगों को व्यावहारिक प्रयोग में कार्य करने की, मोहल्लों में जाने की, लोगों के बीच में चर्चा करने की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात उसके बीच में प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जाए तो ये समस्या हो सकती है। और श्रमिक कानूनों के आधार पे जो भी किया जा सकता है उनके और दूसरे व्यवसाय को लेने के लिए उस पर करना चाहिए। और बाकी बहुत अच्छी चर्चा हुई, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों को भी मेरा धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कोई और साथी कोई सवाल करना चाहें? हमारे साथ में सफाई कामगार आंदोलन के साथी बैजवाड़ा विल्सन साहब भी जुड़े हुए हैं और हमारे बाकी वक्तागण भी हैं, तो जो है सवाल रख सकते हैं। सर नमस्कार, जय भीम सर। जय भीम सर, जय भीम। प्लीज सर, हमारा छत्तीसगढ़ में इस टाइप का सफाई कर्मी कितना है, इसका कुछ जानकारी है हम लोग के पास? संजीव, आप बता पाएंगे? ये बात तो पहले ही हुई है कि आंकड़ा ऐसा कोई हमारे पास में नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि कोई आंकड़ा नहीं है, मतलब ऑफिशियल भी नहीं है हमारे पास जी, ऑफिशियल तरीके से भी नहीं है हमारे पास, है ना? अनऑफिशियल तरीके से नहीं है। सर, इसमें मैं एक चीज कहना चाह रहा था। मेरे पास जो डेटा है, ऑल इंडिया में लगभग 30 लाख लोग हैं जो सफाई कर्मचारी के उसमें जुड़े हुए हैं। इस तरह का डाटा कुछ मेरे पास है, 30 लाख ऑल इंडिया में। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, मैं बंगाल से बिलोंग करता हूं, मैं नमोसूत्र संप्रदाय का बिलोंग करता हूं। बेसिकली हमारा कम्युनिटी एक समय में एक बहुत खराब कंडीशन में था। आज से करीब 150 साल पहले हरिचांद गुरुचांद ठाकुर जो है, इन लोग हमारा कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। बाद में जोगन मंडल साहब आए हैं, डॉक्टर आम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन रहा, आज का दिन में हमारा कम्युनिटी काफी डेवलप हो चुका है। थ्रू आउट बंगाल वी आर अराउंड, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जितने भी अराउंड 8 करोड़ हम लोग है सर टोटल स्ट्रेंथ नमोसूत्र संप्रदाय का। आज का दिन में हमारा एजुकेशन काफी अच्छा हो चुका है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो आप ग्रुप का बात कर रहे हैं, इनको
एजुकेशन बेहतर करने के लिए जो जरूरत है वो हम लोग थोड़ा मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा सर। हमारा ग्रुप में है अंजू मिश्रा मैडम, मैं देख पा रहा हूँ उनका स्कूल चल रहा है। ऐसी स्कूल सिस्टम अगर आ जाता है, इनका कम्युनिटी का कुछ हेल्प मिल जाता है मेरे ख्याल से, और आगे बेहतर बाप चिंता का होगा सर, अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सुझाव है, धन्यवाद बाला साहब। और निश्चित रूप से अंजू मेश्राम मैडम के स्कूल या अन्य स्कूलों में या जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, यदि ऐसा हम लोगों ने पहले भी बच्चों को सपोर्ट किया है परीक्षा फीस के लिए, किताबों के लिए, तो ऐसे मामले आते हैं सामने तो निश्चित रूप से सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन, मूल निवासी कला साहित्य और फिल्म फेस्टिवल, अंबेडकर एग्जीक्यूटिव फ्रेटर्निटी या और जो संस्थाएं हैं उनकी ओर से हम उनको जो भी संभव सहायता है जरूर देंगे। क्यों नहीं देंगे, हमें भी लोगों ने सपोर्ट किया है तब आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बाकी लोगों को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच बाला साहब। और कोई साथी सवाल करेंगे या सुझाव देंगे? डॉक्टर निगम साची। जी डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज। मैं ये सजेशन तो नहीं, मतलब हमारा एक सवाल ही है कि क्या सफाई कामगारों को ये सजेशन दिया जा सकता है कि वो अपने इस पेशे को चेंज करें, और क्योंकि दूसरे भी लोग थे जिन्होंने पहले जो जिनका पेशा था उनको उन्होंने छोड़ा है और आज भी वो अच्छी उन्नति कर पाए हैं, क्या वो लोग भी, उनको बार बार ये कहा जाता है कि अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हें दूसरा काम नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको अपनी सोच बदलना पड़ेगी और समाज को अपनी सोच चेंज करना पड़ेगी। अगर वो अपनी सोच बदलता है तो निश्चित तौर पर वो इस कामगार, ये सफाई वाला कार्य है वो छोड़ सकता है। ऐसा उनको सजेशन दें, क्योंकि वो उनको अगर हम चाहें तो शिक्षा की ओर मोड़ सकते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम सब लोग मिलकर के उनको सजेस्ट करें कि आप इस पेशे से बाहर निकलें, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा उनको सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा सुझाव है निगम साहब, और हमारे साथियों ने ऐसा किया है। मलकीत सिंह बहल का नाम आपने सुना होगा, जो अभी यूएस में हैं और जो है हमारे लोगों का, SC ST लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन वो चलाते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद में तो वो बताते हैं कि बचपन में जो है मैं हवाई जहाज को देखा करता था हमारे गांव के ऊपर से उड़ते हुए, तो मुझे लगता था कि मैं कब इसमें बैठूंगा और वो बैठे। तो हमें अपने पेशे को, जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हमें उन पेशों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो है यदि हम जातियों में बंधे पेशे अपना रहे हैं तो हम मनुवाद का ही अनुसरण कर रहे हैं। तो मनुवाद को तोड़ने का पहला शर्त है कि जो जातियों में बंधे समुदाय हैं, हमें जातियों को खत्म करना है तो जाति से संबंधित पेशों को छोड़ना पड़ेगा, इंटरकास्ट मैरिज करना पड़ेगा, अपने जो है शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और शिक्षा को, जैसा उन्होंने कहा, शेरनी का दूध है, तो उस दूध को पी के दहाड़ना भी पड़ेगा और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जो है सड़क पे उतरना पड़ेगा। उन लोगों को निकाल बाहर करना पड़ेगा जो आज सत्ता में हैं और हमारे जो अधिकार हैं, बुनियादी अधिकार, भले कानून बन गए हों, उनको पालन नहीं करने दे रहे हैं। और इस सामाजिक व्यवस्था को जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, उसको जो है बदलना पड़ेगा। इस पूरी व्यवस्था में, इस सामाजिक व्यवस्था में जो जाति में बटी हुई है, जिसमें एक जाति दूसरे जाति से ऊंची अपने आप को कहती है, ये बिल्कुल अननेचुरल है। तो इस तोड़ फेंकना पड़ेगा, इसे नष्ट करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। इसको नष्ट करने के लिए कोई ऊंची जाति वाले लोग नहीं आएंगे, बल्कि जो इसकी पीड़ित लोग हैं, हम ही लोग जो है इसको नष्ट करेंगे। और किसी भगवान का रास्ता मत देखें, किसी ईश्वर का ये उम्मीद मत करें कि कोई अवतार आएगा
और हमारा बेड़ा पार लग जाएगा। हमको हर एक व्यक्ति जो SC/ST का है उसमें बहुत ताकत है, वो इस सिस्टम को बदल सकता है। दुनिया में ऐसे ही बदलाव होते आए हैं, तो हम भी बदल सकते हैं। ये इस विश्वास के साथ में हमें बैजवाड़ा विल्सन साहब के काम को सपोर्ट करना है, नीलेश लंगोटे साहब के काम को सपोर्ट करना है, राजू भारतवासी के काम को सपोर्ट करना है, हमें संजीव खुशा के काम को सपोर्ट करना है, एल उमाकांत साहब के काम को सपोर्ट करना है, निगम साहब के काम को सपोर्ट करना है, और हम सब मिलकर एक दूसरे के सहयोग से इस पूरी व्यवस्था को बदल ही डालेंगे। मैं यदि और कोई सुझाव न हो तो अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए और धन्यवाद के लिए अनिल कुमार बनस साहब, सोजलिप के को फाउंडर साहब को इनवाइट करना चाहूंगा। और सोजलिप ने आज ये वेबिनार आयोजित किया है, इसके लिए धन्यवाद देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विश्वास मेश्राम साहब। इस वेबिनार में जुड़े सारे साथियों को सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन की तरफ से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोगों ने इस वेबिनार में शिरकत करें और अपने बहुत महत्वपूर्ण विचारों को और अपने अनुभवों को बाकी लोगों के साथ साझा किया। साथियों, आज का जो विषय है वो विषय चुनने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि हम ज्ञान का सहारा लेकर जब चांद तक पहुंच सकते हैं तो साफ सफाई करने के लिए मशीनरी विकसित क्यों नहीं कर सकते। आज हमारे जो सम्माननीय वक्तागण थे, बैजवाड़ा साहब, एल उमाकांत साहब, लंगोटे जी, संजीव खुश साहब जी और भी जो दूसरे साथीगण ने जो चर्चा में भाग लेके कहा, सबका यही विचार सुना कि भाई जो भी हमारा जो समाज है वो इस पेशे में है वो जाति व्यवस्था के कारण है। कोई अपनी मजबूरी, कोई अपनी इच्छा से इस पेशे में नहीं आया है। जो हमारे भारत में जो वर्ण सिस्टम है, जो सामाजिक जो व्यवस्था है, जो ताना बाना बुना गया है इसको हमको आपस में बांटने के लिए, उसके कारण जो है ये हमको अपमानित करने के लिए इस तरह के काम जो है सौंपे गए हैं। और जब हम आप कहते हैं कि अब हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं और हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, चांद में पहुंच गए, मंगल में पहुंच गए, तो हमारे लोगों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? आज भी उनको अमानवीय काम क्यों करना पड़ रहा है? और ऐसे अमानवीय कार्य जहाँ पे आज हम बोलते हैं कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर ली, फिर भी हमारे लोग जो है सीवर की सफाई करते हुए मारे जाते हैं और किसी के कान में कोई जू भी नहीं रहता। यहाँ पे कहीं कोई अगर मान लीजिए आपने किसी धर्म के बारे में टिक्का टिप्पणी कर दी तो वहाँ यहाँ दंगे हो जाते हैं। हजारों लोग जो सड़कों पर उतर के बात कर जाते हैं कि हमारी यहाँ पे चोट पहुंचाई जा रही है या चोट पहुंचाई गई।